और केवल गवर्नमेंट पे आधारित रहना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर में आग लगी है और फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा तो मैं खुद भी आग बुझाने का प्रयास नहीं करूंगा। भारत के विदेशी व्यापार में हम जो पैसा दे रहे हैं उसका करीब हर 7वां रुपया चाइना जा रहा है। करीब हर छठा पैसा जो विदेश से भारत आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखिए, कुल ट्रेड डेफिसिट का लगभग 30% केवल चाइना के साथ। तो ये वो देश है जो हर साल 1000 से ज़्यादा लोगों को फांसी देता है। चाइना के अलावा पूरी दुनिया ने 500 से कम लोगों को फांसी दी है। एक्सपोर्ट के मुकाबले अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा रुपी डिवैल्यूएट होगा। जिन देशों की सीमा भारत से लगी हुई है उनकी एफडीआई भारत सरकार की अप्रूवल के बिना नहीं की जाएगी। वो नमस्ते मित्रों, पिछले दिनों चीनी सेना के साथ हमारी सेना के जवानों की कुछ घटना घटी और अपनी सेना के कुछ 20 जवान शहीद हो गए। उनके भी बताया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े आए हैं कि कोई आंकड़ा बता रहा है कि 43 है, कोई बता रहा है 52 है, कोई ये आंकड़ा 112 तक बता रहा है कि इतने जवान उनके भी शहीद हुए हैं। तो पूरे देश में एक लहर सी उठ गई कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो मुझे भी कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर इस पे एक लेक्चर बनाइए कि क्या हम चीनी सामान का पूरी तरह बहिष्कार कर सकते हैं, क्या ये संभव है, क्या आत्मनिर्भर भारत चाइना के बिना संभव है, हुआ तो उससे कितना नुकसान होगा हमको, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स क्यों नहीं उठाए इसके मामले में, बैन बैन क्यों नहीं किए गवर्नमेंट ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा पिछले कई वर्षों से डिमांड तो चल रही है चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करने की। मतलब इंडिविजुअल स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे अपील चलती है कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करें व्यक्तिगत स्तर पे। तो कई सारे लोग व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स में लंबे लंबे मैसेजेस फैक्ट्स के साथ भेजते हैं कि भाई इन इन कारणों से चाइनीज़ गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा उस ग्रुप में कोई ना कोई तो 150 बैठा ही होगा जो तुरंत कहेगा गवर्नमेंट से कहो बैन करे, गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन करती। तो गवर्नमेंट ने अब तक बैन क्यों नहीं किया। इस घटना के बाद और कोरोना वायरस के बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं चाइनीज़ गुड्स को लेके। और चाइना का उसके लिए और ये चीज़ देखने से पहले एक बहुत ज़रूरी देखना होगा कि भारत और चाइना के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है, चाइना की बाकी देशों के साथ क्या स्थिति है, बाकी देशों ने क्या कदम उठाए चाइनीज़ गुड्स के खिलाफ। तो आज के लेक्चर में ये सब देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस अभी क्या हैं। चाइना इंडिया का आज के टाइम पे सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, माने दूसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार। 2013 तक 2013 के बाद से चाइना नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर था 2019 तक। और 2019 में अभी पिछले ही वर्ष यूएसए ने चाइना को ओवरटेक किया है। तो आज की डेट पे यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में गलत आंकड़ा छापा जाता है, चाइना इंडिया का आज की डेट पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। तो क्या आंकड़े हैं सभी देशों के, ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला देश तो है यूएसए, उनके साथ टोटल ट्रेड है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बैलेंस। तो यूएसए के साथ अपना टोटल ट्रेड है 88.7, ये बिलियन डॉलर है, अरब डॉलर, जिसमें से इंपोर्ट है 35.7 और एक्सपोर्ट है 53। मतलब यूएसए एक ऐसा देश है जहां पे हमारा इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इस स्थिति को कहा जाता है ट्रेड सरप्लस। ये हुआ 17.3, इसको कहा जाता है
ट्रेड सरप्लस, सरप्लस यानी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना का टोटल ट्रेड पिछले साल में हुआ है 2019-20 के आंकड़े हैं ये, अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का गिना जाता है। एकदम ताजा ताजा आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको। इंपोर्ट है चाइना से अपना 65.3 और एक्सपोर्ट है 16.6 और कुल बैलेंस हुआ 48 बिलियन डॉलर, 48 पॉइंट कुछ। इसको मतलब अपने इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड बैलेंस है उसमें इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इस स्थिति को कहा जाता है डेफिसिट। डेफिसिट यानी अपने को घाटा हो रहा है चाइना के साथ ट्रेड करके, मतलब चाइना अपने से ज्यादा पैसे कमा रहा है इस व्यापार में। और डेफिसिट कितनी बड़ी है इसका भी व्याप देखिए जरा। एक्सपोर्ट से 4 गुना इंपोर्ट है, 16 चौका 64, तो एक्सपोर्ट से करीब करीब 4 गुना इंपोर्ट है और डेफिसिट ही एक्सपोर्ट से 3 गुना है। तो बहुत बड़ी डेफिसिट है। कहाँ से है ये डेफिसिट, किन प्रोडक्ट्स की वजह से, ये भी देखेंगे अभी। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है यूएई और चौथे नंबर का है सऊदी अरेबिया। तो तीसरे और चौथे नंबर पे है अपने ट्रेड पार्टनर्स यूएई और सऊदी अरेबिया। इनके साथ ट्रेड की बैलेंस क्या है, 59 बिलियन डॉलर से यूएई के साथ, और जिसमें से 30 बिलियन का इंपोर्ट है और 29 का एक्सपोर्ट है। माने गिन सकते हैं करीब करीब मोर और लेस सेम है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ये चिंता का ज़्यादा विषय नहीं है। सऊदी अरेबिया के साथ अपनी ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। इन दोनों देशों के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, मिनरल ऑयल कहा जाता है जिसको, कच्चा पेट्रोल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो भारत पेट्रोल के मामले में करीब 80% तक अपनी जो भी खपत है उसके मामले में हम इंपोर्ट्स पे ही आधारित हैं। तो इसका अभी शॉर्ट टर्म में इसका कोई पर्याय नहीं दिख रहा। इसका एक पर्याय लॉन्ग टर्म में आ सकता है, अगर हम लोग सोलर एनर्जी अच्छी खासी अपनी डेवलप कर पाएँ और कार्स और व्हीकल सारे इलेक्ट्रिक हो जाएं, तो इससे निजात पाया जा सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इसका कोई इलाज नहीं है खास। यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है, यूएई में अपने एक्सपैट्रिएट्स जो कहे जाते हैं, एनआरआई लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण अपना एक्सपोर्ट अच्छा खासा है यूएई के साथ। सऊदी अरेबिया में वो फैक्टर मिसिंग है, इसीलिए सऊदी अरेबिया के साथ अपनी ट्रेड डेफिसिट अच्छी खासी है। 5वें नंबर पे है हांगकांग। और एक चीज़ और देखिए, टोटल ट्रेड है अपना सभी देशों का कुल मिला के 787 बिलियन डॉलर, जिसमें से इंपोर्ट है 474 और एक्सपोर्ट है 313। इस साल इंपोर्ट्स कम हुए हैं, काफ़ी कम हुए हैं इस साल के। पिछले साल टोटल इंपोर्ट हुआ करते थे 514, इस साल ट्रेड भी कम हुआ है, लॉकडाउन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट कह सकते हैं उसको। तो ट्रेड डेफिसिट भी कम है पिछले साल से। पिछले साल अपनी ट्रेड डेफिसिट थी कुल थी 184 बिलियन डॉलर, 184 बिलियन डॉलर। अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखिए, कुल ट्रेड डेफिसिट का लगभग 30% चाइना में है, केवल चाइना के साथ। और पिछले साल भी यही आंकड़ा था, लगभग 30% चाइना के साथ थी ट्रेड डेफिसिट। अब चाइना वाली ट्रेड डेफिसिट चिंताजनक क्यों है, क्योंकि इंपोर्ट अपना एक तो सबसे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा है इंपोर्ट, लेकिन हम कौन सी कमोडिटीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया आपको पेट्रोल, दूसरे नंबर पे इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड कमोडिटी है गोल्ड। भारत की जनता की, भारत की महिलाओं की, इवन पुरुषों की भी गोल्ड की जो ललक है, जो गोल्ड के प्रति जो आकर्षण है, वो दुनिया में अद्वितीय है। दुनिया में किसी और देश का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है गोल्ड का। तो हम लोग सोना बहुत खरीदते हैं। ये भी गवर्नमेंट की एक चिंता का विषय है कि सोने में अपने डॉलर्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और जो सोना आपने खरीद के अगर तिजोरी में भर के रख दिया
सेविंग्स पर्पस के के लिए, तो वो इकोनॉमिक्स की भाषा में सेविंग्स नहीं कही जाएगी, क्योंकि उससे फर्दर पैसा जनरेट नहीं होगा। अगर आपने सोने का बिस्किट या फिर चेन, अंगूठी कुछ भी खरीद के तिजोरी के अंदर रख दिया, तो उसका कोई वेल्थ जनरेशन नहीं होना आगे जाके। इकोनॉमिक्स की भाषा में प्रोडक्टिव सेविंग्स किसको कही जाती है? अगर आपने उसको किसी कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या इवन बैंक में भी डिपॉजिट किया है, तो वो पैसा घूमता रहेगा। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है कि बहुत ज़्यादा सोना हम लोग खरीद खरीद के तिजोरी में रख दे रहे हैं। और क्यों खरीद के रख रहे हैं? पर्पज़ क्या है? बुरे समय में काम आएगा। तो उससे अच्छा गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है कि सोने से अच्छा है बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी एक सिरदर्दी है गवर्नमेंट की। लेकिन जो तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमोडिटी है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। माने आपके फ़ोन, स्मार्टफोन्स वगैरह, टीवी वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो चाइना से ज़्यादा आ रहा है। अब स्मार्टफोन भी यूं देखा जाए तो ज़्यादा प्रोडक्टिव कमोडिटी नहीं है। कैसे? मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, तो उसकी बीवी ने हमें समझाया, हम दोनों को समझाया। हम दोनों फ़ोन्स पे चर्चा कर रहे थे कि भाई इस फ़ोन में ये फ़ीचर है, उस फ़ोन में ये फ़ीचर है, ये इतने का, ये उतने का। तो उसकी बीवी बोली, यार तुम लोग ये फ़ोन में जो इतना पैसा खर्च करते हो मेरी समझ से बाहर है। तो मैंने कहा क्यों, कैसे? तो बोली मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। मैंने कहा कैसे? तो बोली देखो, अगर मान लो तुमने 40-50 हज़ार का कोई फ़ोन खरीदा, तो 3-4 साल बाद तो वो वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाएगा, नए फीचर्स आ जाएंगे तो वो फ़ोन आउटडेटेड हो जाएगा। 40-50 हज़ार का फ़ोन 3-4 साल बाद अगर आप बेचने जाओगे तो क्या पैसा आएगा? कुछ भी नहीं, मतलब डिवैल्यूएट होगा। बोली उससे अच्छा होता अगर आपने 40 हज़ार का सोना खरीदा होता 1 ग्राम, उस टाइम पे 1 ग्राम 40 हज़ार का था, और बाकी 10 हज़ार का एक बेसिक फीचर्स वाला फ़ोन ले लिया होता। तो 4 साल बाद अगर आप सोना बेचने जाते तो उसकी वैल्यू तो बढ़ ही गई होती। तो मैंने कहा पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट टेकन। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हम लोग इजीली अवॉइड कर सकते हैं। मतलब अपने आप से पूछे ज़रा कि मान लीजिए आपके फ़ोन में बेसिक कैमरा हुआ 10-12 मेगापिक्सल का और 100-150 मेगापिक्सल का कैमरा हुआ, तो ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ जाएगा यार? ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, एचडी फ़ोटो खींची आपने, बट 10-12 मेगापिक्सल का कैमरा ख़राब फ़ोटो तो नहीं खींचता। तो अगर आपके लिए उसका कमर्शियल यूज़ है तब तो ठीक है। अगर आप उससे पैसा कमा रहे हैं, आप वीडियो शूटिंग वगैरह कुछ करते हैं और महंगा वाला आपने कुछ सिस्टम खरीदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, तब तो जायज़ है, तब समझ आ रही है। दोस्तों को दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने के लिए अगर इतने ज़्यादा पैसे हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो क्यों खर्च कर रहे हैं ये एक बार सोचना चाहिए। जिसको फिस्कल प्रूडेंस कहा जाता है कि हम अपना पैसा कमा कमा के किसी को दान तो नहीं कर रहे। ये एटलीस्ट ये एक चीज़ सोचने लायक है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है गवर्नमेंट के लिए भी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वेस्टेज भी बहुत नुकसानकारक होता है, उसका निकाल कैसे किया जाए ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी उसका नेगेटिव है। चाइना कुल भारत के कुल इंपोर्ट का लगभग आप देख सकते हैं 14%, 1/7 है। माने भारत के विदेशी व्यापार में हम जो पैसा दे रहे हैं उसका करीब हर 7वां रुपया चाइना जा रहा है। एक्सपोर्ट कितना है उसके मुकाबले? मुश्किल से 5%। और चाइना का ये ट्रेड डेफिसिट सिर्फ भारत के साथ नहीं है, चाइना हर जगह ट्रेड सरप्लस कंट्री है। यूएसए की ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इससे बहुत ज़्यादा है, $300 बिलियन के पार है। तो यूएसए ने भी कमर कस रखी है अभी चाइना की। चाइना यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा है काफ़ी टाइम से, आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़ में। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, तो उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों को हड़काया हुआ है, इंडिया को भी हड़काया हुआ है, क्योंकि इंडिया भी ट्रेड सरप्लस कंट्री है। तो उसने ये भी कहा कि भाई हम तुमसे इतना सामान खरीद रहे हैं तो तुम क्यों नहीं खरीद रहे हमसे।
ठीक है। तो चाइना को भी बोला, चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है इंडिया की, यूएसए की, कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, चीटिंग बहुत करता है, बहुत चालू देश है। मतलब उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को अपने फेवर में, उनका उपयोग कहिए दुरुपयोग कहिए, करना अच्छे से सीख लिया है। तो जिस डब्ल्यूटीओ का आविष्कार अमेरिका ने अपने फायदे के लिए किया था, उसका अभी भरपूर फायदा चाइना उठा रहा है। इसीलिए अमेरिका की हालत खराब है अभी इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना के अगेंस्ट। और अमेरिका अपना कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है ये भी देख लीजिए। अपना टोटल एक्सपोर्ट है 313 बिलियन डॉलर, जिसमें से 53, यानी कि आप देख सकते हैं करीब हर छठा पैसा जो विदेश से भारत आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, एक तो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होता है, और जो देश जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेगा उतनी उसकी करेंसी डिवैल्यूएट होगी। मतलब हम एक्सपोर्ट के मुकाबले अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा रुपी डिवैल्यूएट होगा, और यही आंकड़ा अगर रिवर्स होता तो अपना रुपी अप्रिशिएट होता। तो एक डिमांड काफ़ी टाइम से उठी है कि क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो सीधा सीधा जवाब आपको दिख सकता है। दूसरी चीज़, क्या ये संभव है, क्योंकि तुरंत एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि चाइना इतना ज़्यादा हावी है हमारे अर्थतंत्र में कि हम चाइना के बिना जी नहीं सकते, चाइना के बिना हमारी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो कुछ 75 कंपनीज हैं चाइनीज़ जिनकी फैक्ट्रीज भारत में हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, हायर वगैरह। उसी तरह अपनी भी काफ़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चाइना में है, जैसे कि अदानी है, डॉक्टर रेड्डीज है फार्मास्यूटिकल में, जिंदल है, दो सरकारी कंपनियों के भी नाम है, BEML और BHEL, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गोदरेज एट्सेट्रा वगैरह हैं। तो चाइना का जैसे जितना चाइना के साथ अपना ट्रेड ज़्यादा है उतना ही चाइना का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है भारत में काफ़ी हद तक, तो जिसे कहा जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये FDI इस साल कम भी हुआ है पिछले साल के मुकाबले। 2017-18 में चाइना से हाईएस्ट FDI इंडिया में आया था, जो था $350 मिलियन। इस साल 2019-20 में वो कम हो गया है, करीब आधा जितना हो गया है, वो है 164 मिलियन डॉलर्स। लेकिन ये पूरा आंकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता हर जगह पे अपने यहाँ, तो चाइना इसको वाया रूटिंग करके भी इन्वेस्ट कर रहा है भारत में। तो 3 देश हैं जहाँ से चाइना अपना पैसा रूट करता है, सिंगापुर, मॉरिशस और हांगकांग। क्यों? क्योंकि इन देशों के साथ अपनी DTAA है, ड्यूअल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब इन देशों से आने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम टैक्स लगता है, ये देश अपने लोगों से कम टैक्स चार्ज करते हैं। तो चाइना क्या करेगा, उदाहरण के तौर पे अलीबाबा, जो अभी तक चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन था, जैक मा, अभी ओवरटेक हो चुका है वो भी। अलीबाबा ने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया, भारत की कंपनी में इन्वेस्ट किया, डायरेक्टली नहीं किया चाइना से। उन्होंने क्या किया, सिंगापुर जाके एक अलीबाबा सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की नई वाली, फिर अलीबाबा सिंगापुर ने इन्वेस्ट किया पेटीएम में। तो ये इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा फ्रॉम सिंगापुर, ये HDI गिना जाएगा सिंगापुर से आया हुआ, ना कि चाइना से आया हुआ। कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कहे जाते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो भारत के करीब करीब 2/3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के तौर पे आपने इंटरनेट से खरीदी करते हुए इन स्टार्टअप से आप परिचित हुए होंगे, बिग बास्केट, बाइजूस, डिलीवरी, Dream11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, आलिया भट्ट वाली, ओला, ओयो, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो।
इन सब में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। इनका क्या किया जाए, इन लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी बात है पैसे ला रहे हैं, अगर दुश्मन के पास से भी पैसे ला रहे हैं तो अच्छी बात है यार, अच्छे से धंधा करो। मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध नहीं करूँगा। अगर दुश्मन तुमको पैसा दे रहा है कि लो भाई मेरे पैसे रखो और आराम से बिजनेस करो तो करो। तुम्हें ख्याल इतना रखना है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट 51% से ज़्यादा ना हो और की डिसीजन मेकर आप ही रहें, की डिसीजन मेकर भारतीय बिजनेसमैन रहे, ना कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा उनको। वरना क्या होगा, अगर पॉलिसी क्लैश हुई तो आप बार्गेन भी कर सकते हो कि भाई ठीक है मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं किसी और से इन्वेस्टमेंट ले लूंगा। क्योंकि एक बार आपका बिजनेस जब रनिंग मोड में आ जाता है तब आपके पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं रहती। ये शुरुआती दौर में मुश्किल आती है। लेकिन चाइना कभी लंगड़े घोड़े पे रेस भी नहीं लगाता, ये भी लंगड़े घोड़े पे दाव भी नहीं लगाता। तो इस चीज़ की चिंता भारतीय व्यापारियों को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दो इंडस्ट्रीज खास कोर कंसर्न है। एक है अपनी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया आपको। तो स्मार्टफोन का भारत आज की डेट पे दुनिया का सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश है और इस इंडस्ट्री में 72%, 72% दबदबा चाइनीज़ कंपनीज का है। मतलब आप जिन मेजॉरिटी लोगों के पास, जिन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में स्मार्टफोन खरीदा है, उनके पास चाइनीज़ फ़ोन होने की संभावना ज़्यादा है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, जायोमी, ऑनर और ये सारे, लेनोवो वगैरह सारे। भारत सरकार भी गर्व से सीना ठोक के कह रही है कि आज भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और 2014 से पहले केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे भारत में मोबाइल फ़ोन्स के, आज 140 प्लस हैं। इस बात में भारत को ज़्यादा गर्व लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ले सकती है, भारतीय लोगों को ज़्यादा गर्व लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी ज़्यादातर कंपनीज चाइनीज़ हैं। तो आप जो पैसा ओप्पो या वीवो को दे रहे हैं वो पैसा कहीं भारत के जवानों के खिलाफ तो नहीं प्रयोग हो रहा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो मतलब शर्म की बात है, 130 करोड़ का देश है हमारा और एक डंकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम आज तक नहीं दे पाए जो बीट कर सके इनको इंटरनेशनल लेवल पे। तो सोचने का विषय है। और बाकी 28% में बाकी सब कंपनीज आ गई, जिसमें इंडियन कंपनीज भी आ गई, माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह, और कोरिया की सैमसंग और ताइवान की HTC और एप्पल सब आ गई 28% में। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो क्या हम इसके बिना रह सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे क्यों नहीं ले सकते कोई और कंपनी का फ़ोन? अगर थोड़ा महंगा भी पड़ गया तो भी यार मतलब जो हमारे जवानों को शहीद कर रही है जो ताकत, और जिसने इतना बड़ा वायरस फैला दिया पूरी दुनिया में, जो 3 महीने से लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हैं, इकोनॉमी की हालत ख़राब है जिस देश के कारण, मतलब आप मान लीजिए 2-3 थियरीज चल रही है कि हो सकता है वायरस उन्होंने ही आविष्कार किया हो भारत की सेना पे इस्तेमाल करने के लिए। हो सकता है कि कोई और उनका हेतु था पूरे दुनिया में दबदबा करने के लिए। दिख भी रहा है, बहुत सारे देशों के साथ उनके पंगे आजकल शुरू हो रहे हैं। रशिया के साथ भी उन्होंने बाउंड्री डिस्प्यूट दोबारा शुरू किया है। या फिर हो सकता है कि जस्ट नेग्लिजेंस हो और अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ों पे पर्दा डाल रखा हो। कुछ भी हो, गिल्टी तो है वो, और सभी देश गुस्से से लाल है इस बात को लेके। तो एक बार सोचना तो चाहिए, क्या मैं इंडिविजुअल लेवल पे, क्या मैं कस्टमर के तौर पे इस चीज़ को मैं खुद अवॉइड कर सकता हूँ या नहीं। बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट है लोगों की कि गवर्नमेंट ने बैन क्यों नहीं किया अभी तक। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र पहले कर चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम हैं कि WTO के मेंबर कंट्रीज अदर फेलो मेंबर कंट्रीज के साथ डिफरेंशियल टैरिफ नहीं लगा सकते। मतलब मान लीजिए इंडिया अमेरिका से एक कंपनी एप्पल का फ़ोन इंपोर्ट कर रहा है
ताइवान से एक कंपनी HTC का फ़ोन इंपोर्ट कर रहा है और सैमसंग कोरिया से इंपोर्ट कर रहा है। इन पे कोई टैरिफ नहीं लगा रहा, इंपोर्ट टैरिफ, लेकिन चाइना की कंपनी पे टैरिफ लगा देगा तो इसको WTO के नियमों का उल्लंघन कहा जाएगा। चाइना इस मामले में WTO में अपने खिलाफ फरियाद कर सकता है, हमको लताड़ भी पड़ सकती है। अगर लगा दिया तो क्या होगा? वही होगा जो USA चाइना के साथ हो रहा है, ट्रेड वॉर हो जाएगी, जो अब तक भारत सरकार ने शुरू नहीं की है, लेकिन शुरुआत उन्होंने कर दी लद्दाख में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कदम उठाया जाए। मान लीजिए नहीं उठा रही गवर्नमेंट तो, और अगर जनता ने बहिष्कार कर दिया तो इससे भी दो चीज़ें हो सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट खुद बैन लगाने के मूड में है, जो कि वर्तमान भारत सरकार है, पिछले कुछ कदमों से लग रहा है कि भारत सरकार बैन लगाने के मूड में है, और अगर जनता ने खुद भी बॉयकॉट कर दिया तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा कि भाई हमारा पब्लिक ओपिनियन ही आपके खिलाफ है। मान लीजिए गवर्नमेंट मूड में नहीं है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनेगा जनता का कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं बैन कर सकते। और केवल गवर्नमेंट पे आधारित रहना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर में आग लगी है और फायर ब्रिगेड नहीं आ रहा तो मैं खुद भी आग बुझाने का प्रयास नहीं करूंगा। तो ये मेरे हिसाब से अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम हर सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ आंखें बिछाए बैठे रहते हैं कि माई बाप कुछ कर दो तो ठीक होगा। या हमारा देश तो उस परंपरा का है कि जहाँ एक राजा मुसीबत में था और भामाशाह जगड़ूशाह जैसी जनता ने राजा को सोल्यूशन दिया था। तो जब सोल्यूशन जनता के पास खुद हो तो भाई गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत क्या है। तो मतलब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति अपनी भी तो कम है, हम गवर्नमेंट को आए दिन ताना मारते हैं इच्छा शक्ति का। दूसरी कोर कंसर्न वाली इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल। भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट दवाई मैन्युफैक्चरिंग देश है, और दवाई का जो रॉ मटेरियल होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, उसका 2/3 चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें भारत के कंज्यूमर्स को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक और बड़ा मसला है कि कई लोग पूछते हैं कि भाई बहुत सारे कंपनीज तो ऐसी हैं जो हैं इंडियन कंपनी लेकिन उनका प्रोडक्ट चाइना में बनता है, तो उसका क्या किया जाए। आराम से खरीदो यार, तुम प्रॉफिट भारतीय व्यापारी को दे रहे हो। इसके साथ साथ एक और आर्ग्यूमेंट आती है कि भाई चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में प्रोडक्शन बना रही है तो क्या किया जाए कि प्रॉफिट चाइना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए इंटेक्स का कोई प्रोडक्ट खरीदा जो कि भारतीय कंपनी है, और उसी के सामने आपने जायोमी का वही प्रोडक्ट खरीद लिया, MI कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो फर्क क्या पड़ेगा। मान लीजिए इनकम इंटेक्स का एक अगर कस्टमर बेस बंधा हुआ है तो वो कल को अपनी फैक्ट्री चाइना से इंडिया शिफ्ट करने की सोच भी रहा होगा तो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कस्टमर बेस है। जब उसके पास कस्टमर बेस ही नहीं है तो वो तो बंद हो जाएगा बेचारा, और चाइनीज कंपनी अपने टर्म्स डिक्टेट करती रहेगी पूरी दुनिया को। सेम चीज लागू होती है उन देशों की कंपनीज के लिए जो जिनका प्रोडक्शन चाइना में होता है। मतलब कई लोग कहते हैं कि यार एप्पल भी तो चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं एप्पल खरीदूं या ओप्पो खरीदूं, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। एप्पल का प्रॉफिट जाएगा अमेरिका, सैमसंग का प्रॉफिट जाएगा कोरिया, HTC का प्रॉफिट जाएगा ताइवान, जो चाइना के दुश्मन देश हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपना पैसा दुश्मन के दुश्मन को देना है या डायरेक्टली दुश्मन को देना है। मान लीजिए कल को एप्पल को अपनी फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट करके भारत लाने का मन हुआ तो वो कर पाएगा अगर उसका कस्टमर बेस भारत में अच्छा खासा होगा। तो मैं एप्पल की एडवोकेसी नहीं कर रहा, जस्ट एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। तो ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लेम आर्ग्यूमेंट्स लगती है मुझे कि भाई वो भी तो चाइना में बनवा रहा है, ये भी तो चाइना में बनवा रहा है। बहुत सारी कंपनीज नाराज हैं चाइना से। कुछ 1000 कंपनी के साथ भारत सरकार की नेगोशिएशन चल रही है कि भारत में अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट कर दो। सब आग बबूला हैं कोरोना वायरस को लेके चाइना के साथ। और कुछ 100 कंपनीज तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हैं ऐसी खबर है, और 300 कंपनीज अपना डिसीजन मतलब सोच रही है कि चाइना से उठा के अपना प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट किया जाए।
तो इसी के साथ मैं आ रहा हूं अगले सवाल पे कि क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है या नहीं, क्या आत्मनिर्भर भारत बिना चाइना के पॉसिबल है या नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊंगा। 80 के दशक में चाइना जब मैन्युफैक्चरिंग हब बना था तब किन स्थिति में बना था। चाइना ने क्या किया था, पहले जाके अमेरिका की कंपनीज को कहा कि भाई हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देंगे, हम आपको हर जगह सब्सिडी देंगे, टैरिफ भी बहुत कम कर दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे जहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। मैंने बहुत सारी छूट दी, बहुत रियायतें दी और कहा कि आप आके चाइना में प्रोड्यूस कीजिए। वही मॉडल जो मेक इन इंडिया वाला है उसी से मिलता जुलता। फिर क्या हुआ, कंपनीज गई अमेरिका से चाइना, चाइना ने उनकी टेक्नोलॉजी सीखी, अपनी अलग कंपनीज बनाई और फिर उनसे सस्ता प्रोडक्ट बना के अमेरिका में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे करके अमेरिका की फैक्ट्रीज बंद होती गई, चाइना की फैक्ट्रीज बढ़ती गई। फिर चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आज जो स्थिति है आप देख सकते हैं, चाइना नेट एक्सपोर्टर कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। जब चाइना ने शुरू किया था तब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और अगर आप पेसिमिस्ट लोगों की बात सुनेंगे, निराशावादी लोगों की बात सुनेंगे, तो कभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाएगी। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, सपना तो देखना पड़ेगा और कोशिश करेंगे। क्या क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं सफल हुए तो कुछ और ट्राई करेंगे, प्रयास करना थोड़ी छोड़ना है। तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन सकता बिना चाइना के, कोशिश करनी चाहिए। और अपने व्यापारियों पे भरोसा रखो यार, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं हम लोगों ने। चैलेंज आएगी, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो और भी व्यापारी आ जाएंगे। माने पॉसिबल है, ये मुश्किल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, संभव है, बिल्कुल है। और एक बहुत बड़ा कदम गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वाला उठाया कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। यही इसी टाइप का कदम ऑस्ट्रेलिया भी उठा चुका है, अमेरिका भी उठा चुका है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दोनों जगह पे सर्वेज हुए हैं जहाँ पे मोर देन 80% जनता कह रही है कि हाँ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो जाना चाहिए। क्यों, जैसे भारत के बहुत फेमस शिक्षाविद है सोनम वांगचुक, उन्होंने कहा क्यों कि हमें चाइना की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, चाइना के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। ये करना ज़रूरी क्यों है, चाइना कम्युनिस्ट देश है और इतना अहंकारी देश हो चुका है, तानाशाही इतनी चरम पे है कि वो किसी की सुन नहीं रहा। वहाँ की जनता की भी गर्दन मरोड़ी हुई है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अपने देश में एक बहुत बड़ी जमात है जय अमेरिका जय चाइना ब्रिगेड, मतलब कुछ भी विदेशों का जो भी होगा अच्छा होगा। ये अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया कि भारत से इन्फीरियर देश दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो हम विदेशों का कुछ भी हो अच्छा खोज लेते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं चाइना बसे हुए हैं, तारीफ़ करते हैं यार बड़ा अच्छा देश है। मैंने डूब मरो यार, अगर तुम भारतीय हो के चाइना की मैंने तारीफ़ कर रहे हो, डूब मरो। क्यों, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ आपको बोलने की छूट नहीं है, वहाँ आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है। चाइना में ट्विटर बैंड है, व्हाट्सएप बैंड है, गूगल बैंड है, फेसबुक बैंड है, वहाँ इन सब के चाइनीज़ वर्जन्स हैं। क्यों, क्योंकि इन सब के माध्यम से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो गवर्नमेंट खुद सेंसर करेगी और अगर इनमें कुछ भी एंटी गवर्नमेंट लिखा होगा तो वो न्यूज़ आपको नहीं दिखाई जाएगी। सेम काम चाइना यूसी ब्राउज़र के माध्यम से भारत में भी कर रहा था। यूसी ब्राउज़र ने डोकलाम क्राइसिस की न्यूज़ ही नहीं दिखाई। क्यों, क्योंकि वो क्राइसिस भारत जीता था। तो चाइना की अगर किरकिरी होगी तो वो दिखाएगा ही नहीं आपको। तो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो मैंने कहा डूब मरो यार, अगर तुमको चाइना में कुछ भलाई दिख रही है डूब मरो। ये वो देश है जो हर साल 1000 से ज़्यादा लोगों को फांसी देता है और 2019 का आंकड़ा एस्टीमेट है कि 3000 लोगों को फांसी दी होगी। पूरी दुनिया ने, चाइना के अलावा पूरी दुनिया ने 500 से कम लोगों को फांसी दी है। तो दुनिया के मुकाबले चाइना ज़्यादा फांसी दे रहा है और सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट अगर दुनिया के किसी देश में कैद में है तो वो चाइना है, नंबर 1 पे है। उसके बाद आतंकवाद से प्रभावित देश हैं। तो फांसी क्यों देता है, एक बहुत बड़ा कारण है आपने एंटी गवर्नमेंट कुछ लिख दिया बोल दिया तो। मतलब अगर चाइना में आपने कह दिया कि विकास गांडो थयो छे
तो गायब, खत्म। तो यार जिस देश में तुम्हें इतनी आज़ादी मिली है हर चीज़ को करने की, बोलने की, वहाँ उस देश के वासी हो के तुम यार इतने तानाशाही देश में कह रहे हो कि बहुत अच्छा देश है। तो मुझे विवेकानंद की वो बात याद आ रही है कि पिंजरा सोने का भी हो चाहे जंजीर सोने की भी हो, तो रहेगी तो जंजीर ही, तुम रहोगे तो गुलामी। डब्ल्यूटीओ का एक और टूल है जो हर एक देश को अपना प्रोडक्ट बचाने के लिए, किसी और देश की बदमाशी से डिफेंड करने के लिए कुछ टूल्स दिए हुए हैं। जैसे एक बदमाशी जो की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसको कहा जाता है डंपिंग। डंपिंग का लिटरल मतलब होता है कचरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, कचरा डालना, उसको कहा जाता है डंपिंग। इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा में, डब्ल्यूटीओ की परिभाषा में डंपिंग किसको कहा जाता है कि मैं अपने देश में जिस प्राइस पे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी बेच रहा हूं उससे भी कम प्राइस में दूसरे देश में बेचूंगा। क्या होगा उससे? मैं शुरुआत में लॉसेस झेल रहा हूं, नुकसान झेल रहा हूं, लेकिन उस देश की कंपनीज उस प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी, तो धीरे धीरे करके वहाँ की कंपनीज बंद हो जाएंगी। फिर मेरा दबदबा, मैं उस मार्केट को कैप्चर कर लूँगा और फिर मैं अपने टर्म्स पे डील करूँगा। ये चाइना ने करीब हर प्रोडक्ट में, करीब हर देश में किया हुआ है। तो इसके खिलाफ जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। और आपको सुन के कोई बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों ने सबसे ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ही खिलाफ लगाई हुई है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। भारत ने भी लगाई हुई है, आगे भी लगाने के प्लानिंग है, बाकी सब प्रोडक्ट्स में भी है। क्या होगा आगे ये देखा जाएगा। गवर्नमेंट ने और क्या कदम उठाए हैं? कोरोना वायरस की क्राइसिस के तुरंत बाद अप्रैल महीने में चाइना की सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा के 1% से ज़्यादा कर दी। तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है कि हो सकता है चाइना ने वायरस इसलिए फैलाया हो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप कर दे और फिर जाके वहाँ की कंपनी सस्ते दाम पे खरीद ले, वहाँ के शेयर्स क्रैश हो चुके होंगे। तो भारत सरकार ने तुरंत अगले ही दिन एक ऑर्डिनेंस पास किया कि जिन देशों की सीमा भारत से लगी हुई है उनकी FDI भारत सरकार की अप्रूवल के बिना नहीं की जाएगी, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते भारत सरकार के अप्रूवल के बिना। तो किसकी तरफ था ये कदम? बिल्कुल चाइना की तरफ था। बाकी अपने नेबरहुड में कोई इतना शक्तिशाली देश नहीं है कि भारत में इन्वेस्ट कर सके, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की है अपने नेबरहुड में। तो चाइना ने जब गूगल पे और फेसबुक पे वगैरह पे बैन लगा के अपने ऐप्स को प्रमोट करने की सोची, तब उन्होंने सोचा था क्या कि हम अमेरिकन सॉफ्टवेयर के बिना सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? अगर ये सोचते तो आज उस हालत में नहीं होते जहाँ पे आज हैं। मतलब अमेरिका से बहुत बेटर ऐप्स बना चुके हैं वो लोग, जिनके हम लोग भी काफ़ी हद तक एडिक्टेड हैं। और आप देख सकते हो जवानों के मरने से ज़्यादा टिकटॉक के बैन होने का दुख है कुछ लोगों को। तो भारत भी आज कदम उठाएगा तो कभी उस जगह पे पहुंच पाएगा। मतलब ये एक पूरा निचोड़ है, पूरा एक सिनारियो है। मान लीजिए UPSC ने मेंस में ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या करना है आपको? आपको अपनी भाषा टोन डाउन करके लिखनी है, जिंगोइस्टिक साउंड नहीं करना। जिंगोइस्टिक माने युद्ध के लिए आतुर, कि हाँ भाई चलो कर दो बैन, ख़त्म करो। तो कैसे करना है? आपके पास अगर चाइनीज़ फ़ोन है तो उसको जला देना है क्या? नहीं, करो इस्तेमाल, अच्छे से करो, पैसे दिए, पूरा वर्थ निकालो उसका, आगे से मत खरीदो। चाइनीज़ खाने के स्टॉल को बर्बाद करना है क्या? नहीं यार, वो तो बेचारा भारतीय है, वो तो गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए उसने स्टॉल निकाला हुआ है। हेल्थ पर्पज से नहीं खा रहे अलग बात है, बट चाइनीज़ खाना और भारत चाइना युद्ध के बीच कोई तालमेल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। चाइनीज सिटीजन्स के साथ भेदभाव करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोग भी डेमोक्रेसी चाह रहे हैं। चाइना ने 7 देशों के ऊपर इलीगली कब्जा किया हुआ है,
तो वहाँ की तानाशाही सरकार, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार क्यों अपने लोगों पे इतनी तानाशाही बरकरार करने में सक्सेसफुल है, उसका कारण है पैसा। उन्होंने पैसों से अपनी जनता का मुंह बंद कर दिया है। जब इनको इकोनॉमिक मार पड़ेगी तब वहाँ की जनता सरकार से पूछेगी कि भाई तुम जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हो वो कहाँ सफल है, तो हटो तुम यार। मान लीजिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया, आत्मनिर्भर भारत संभव है क्या? बिल्कुल है। कितने टाइम में होगा ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप दिमाग में रखो, अगर रॉ मटेरियल चाइना से मंगवा रहे हो तो क्या आप किसी और देश से या घर में प्रोड्यूस कर सकते हो या नहीं। कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो जनता को इसके लिए अवेयर करना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा कॉस्ट दे के भी अपना प्रोडक्ट यूज़ करें, थोड़े से पैसों के लिए जवानों की जान खतरे में ना डालें। तो उम्मीद करते हैं ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा आपको। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।